हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। और ये साइंस का सेशन है डियर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 20 साल से जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए इस टॉपिक से क्वेश्चन। यानी आज का जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है? साउंड, यानी ध्वनि। ध्वनि से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे अभी तक गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन डियर। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि जल इस्पात नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं। और इसमें जल इस्पात नाइट्रोजन तीनों में से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है डियर? तो वो होता है इस्पात, यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है द्रव और गैस की अपेक्षा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो धातुओं में होगा या फिर ठोस में होगा। ठीक है, धातुओं में जो है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्पात, जल और नाइट्रोजन में, यानी आपके द्रव है, ठोस है और ये गैस है, तो तीनों में जो ठोस होता है उसके साथ जो है उसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे, स्पीड सबसे ज्यादा होती है साउंड की। अगला हमारा है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है लोहा पिघलता नहीं है वैसे तो नॉर्मली, और इस तापक्रम पर जो है सबसे ज़्यादा जो गति होगी वो स्पीड की लोहे में ही होगी। किसमें? ठोस में होगी, लोहे में। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो ठोस में भी और गैस में भी, दोनों माध्यमों में चलती हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप देखेंगे किसी ट्रेन की जो पटरी होती है उसमें अगर आप आवाज लगा के सुनिए तो सबसे पहले जो है आपको जब कान लगा के जब आवाज सुनेंगे, और काफी दूर से अगर कोई हथौड़े से पटरी पर मारेगा तो सबसे पहले आपको उस पटरी के माध्यम से पता चलेगा। बाहर से जो आवाज आती है ऊपर की तरफ से, वो गैस में जो आती है वो देर से आएगी, क्योंकि ठोस में इसकी स्पीड ज्यादा होती है इसी वजह से, जबकि गैस यानी माध्यम में आवाज उसकी कम होती है। ठीक है, तो ठोस और गैस दोनों माध्यमों में ये ध्वनि तरंगे चल सकती हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकता है? तो निर्वात, निर्वात में जो है ध्वनि आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए माध्यम नहीं मिलता है ध्वनि को एक दूसरे से मिलाने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में जो ध्वनि है वो आर पार नहीं जा सकती। म्यूजिक कंसर्ट्स के हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ध्वनि का अवशोषण नहीं करेंगे तो काफी सारी आवाजें गूंजने लगेंगी, और जिसकी वजह से वहां पर बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति को जो है ध्वनि की, जो भी आपकी मूवी चल रही होगी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, अगर उसका ध्वनि का अवशोषण दीवारों के द्वारा नहीं किया जाता है तो। क्योंकि प्रतिध्वनियां आने लगेंगी उनमें, जो भी आपकी दीवार है। नेक्स्ट हमारा है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो है नियर अबाउट 16.5 मीटर। लगभग कभी कभी एग्जाम में 17 मीटर भी आ जाता है, तो याद रखिएगा 16.5 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है कहीं पर भी। ठीक है, ये आपके स्पष्ट रूप से ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए इतनी दूरी कम से कम अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है सेम क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह, यानी जो आपका स्रोत है, यानी आप मान लीजिए, और दूसरी जो दीवार है उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए एक प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए जो है वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए कम से कम। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। कितना? 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वायु में मेग, यहाँ पर इसकी स्पीड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर क्योंकि वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। हमें पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, और अगर जहां पर वायुमंडल नहीं है, जहां पर माध्यम नहीं है ध्वनि को एक दूसरे से मिलाने के लिए, तो वहां पर कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है किसमें? सोनोग्राफी में। ठीक है, सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, सोनोग्राफी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेक्स्ट हमारा है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है डियर, क्योंकि वो पराध्वनि निकलती हैं, और जो पराध्वनि
मान लीजिए यहाँ पर चमगादड़ है और ये पराध्वनि निकलती है, तो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे टकरा कर वापस आ जाती है और बता देती है उसको कि सामने कुछ वस्तु है और उधर से मत जाइए। तो इस तरह से पराध्वनि के माध्यम से वो अपना रास्ता जो है तलाशते हैं और अंधेरी रातों में उड़ते हैं चमगादड़, ठीक है, और अपना शिकार भी करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी किए जाते हैं, पराध्वनियों के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण होते हैं क्योंकि ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, ओजोन लेयर काफी बाधा उत्पन्न करती है जिसकी वजह से पराध्वनिक जेट की उड़ान की जाती है। पराध्वनिक जो आपकी जेट हैं ये आपके ओजोन लेयर के आसपास चलती हैं। पराध्वनिक जेट के साथ में जेट वेव भी चलती हैं आपके इसी ओजोन लेयर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं नॉर्मली तरीके से, तो डियर उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लगभग 30 डेसिबल की होती है। कितनी? 30 डेसिबल की ध्वनि होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। और 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर होगा कहाँ पर? 100 डेसिबल का जो प्रबलता स्तर होता है वो यंत्र कारखाने जो चलते हैं उनकी जो शोर होता है, उनकी जो आवाज आती है, उसकी जो आवाज लगभग होती है 100 डेसिबल की प्रबलता की होती है, इंटेंसिटी होती है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है डियर 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। अगला हमारा है मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब कितनी होती है, यानी कितना जो डेसिबल की सीमा होती है इसको मनुष्य सह सकता है चिल्लाने पर, तो वो होता है 85 डेसिबल। 85 डेसिबल की सीमा होती है, लिमिट होती है मनुष्य को सहने के लिए। उसके बाद जो है वो उस पर निगेटिव इफेक्ट डालती है अगर इससे ज्यादा आवाज होती है तो। किसी स्तर से अधिक की ध्वनि, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया सह सीमा मनुष्य की 85% डेसिबल होती है, लगभग 80 डेसिबल या 85 डेसिबल होती है जो आपके मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है इस स्तर की ध्वनि। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो मानक होती है डियर 60 डेसिबल, जो कॉमन तरीके से सुना जाता है हमेशा, ठीक है, तो वो होती है 60 डेसिबल। ये मानक ध्वनि स्तर होता है, यानी इसमें इतने में ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर 80 के एबव जाता है तो वो नुकसानदायक होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट हमारा है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि को भेद में अंतर के कारण किया जाता है। किसके अंतर के कारण किया जाता है डियर? तो उनकी जो ध्वनि गुणता है उसके अंतर के कारण किया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं उसमें कई तरह से अलग अलग आवाजें आती हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी के कारण, उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है उसकी वजह से उसमें अंतर हम कर पाते हैं बांसुरी और सितार में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है डियर? तो वो होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो तरंगों की जो वेव होती है लंबाई सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, रेडियो तरंगों की। और ये वही तरंगे हैं जो आपके आयन मंडल में जो आयनिक तरंगे होती है वहां पर जाकर मिलती हैं, ये भी याद रखिए। जो भी आपके टीवी, रेडियो, सारी तरंगे जो होती हैं वो कहां पर जाती हैं? आयन मंडल से वापस आती हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। नेक्स्ट हमारा है एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है डियर? तो रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है, इसका याद रखिएगा, किसके द्वारा? रेडियो तरंगों के द्वारा, ठीक है। बस 2 मिनट का सेशन आपका और बचा हुआ डियर, 2 मिनट में आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, याद रखिएगा। जितने भी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है डियर की टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो वो होती है औरक्त। कौन सी? औरक्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का डियर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये आपका एग्जाम में, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औरक्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य और श्रव्य दोनों तरंगे जो है एक साथ शुरू होती हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि स्विच ऑन करने पर सबसे पहले क्या शुरू होता है? तो याद रखिएगा दोनों एक साथ शुरू होती हैं, श्रव्य और दृश्य तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? तो दूरदर्शन प्रसारण में जो है चित्र संदेशों का संचरण होता है आयन मॉड्यूलन के द्वारा। किसके द्वारा?
आयन मॉड्यूलन के द्वारा ये चित्र संचरण किया जाता है। अगला हमारा है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है और इस स्टेशन के द्वारा प्रेषित जो वाहन तरंगों की आवृत्ति है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10 मेगाहर्ट्ज की। कितनी? 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा, किसी भी बैंड के द्वारा जो आपकी ध्वनि आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में, तो आंसर याद हो जाए, आप रट लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1/6 आपका होता है आंसर, यानी 1/6 होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति का भार जो है 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 यानी 10 kg हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको सीधे खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो है गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है डियर, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो एक चक्कर लगा रहा है से एक सेब को छोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, वो जो सेब छोड़ा गया है वो गिरेगा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान के साथ में ही उसी की गति से वो गतिमान रहेगा। ठीक है, यानी वो जो सेब है वो नहीं गिरेगा, बल्कि अंतरिक्ष यान के ही स्पीड से वो गति करता रहेगा उसी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो भार में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति के हिसाब से उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भार जो है अपरिवर्तित रहेगा किसी भी वस्तु को, चाहे जहां से गिराया जाए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो सबसे पहले कौन गिरेगी, सबसे बाद में कौन गिरेगी। तो याद रखिएगा, जिस भी वस्तु का भार सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले गिरेगी, यानी जो लोहे की गेंद है वो सबसे पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद सबसे बाद में गिरेगी। याद रखिएगा, ठीक है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। किसी भी पिंड का भार सबसे ज्यादा कहां पर होता है डियर, तो वो होता है ध्रुवों पर। याद रखिएगा, ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसका जो भूमध्य रेखा पर भार होगा वो सबसे कम होगा, ये भी याद रखिएगा। भारहीनता की स्थिति क्या होती है, तो जब गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में हो, जैसे अंतरिक्ष में। ठीक है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में हो उसको कहते हैं भारहीनता की स्थिति। आप देखते हैं जैसे अंतरिक्ष में जब जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं आपको जाना ही पड़ता है कि वो उड़ रहे हैं, उसका रीजन होता है क्योंकि वो भारहीनता होती है, जिसकी वजह से वहां पर उनको जो है खुद का बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान है वो क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या 1% बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा डियर, 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए यानी समाप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक है, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, यानी जो आपका भारहीनता की स्थिति है वो आ जाएगी अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक से समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व का त्वरण कितना होता है। तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व का जो त्वरण होता है डियर वो होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, यानी आपका वही होता है सेम टू सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसी के लिए अगर कोई भी उपग्रह जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा बंधा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया है न्यूटन के द्वारा। ठीक है, न्यूटन के द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया है, सार्वभौमिक नियम का गुरुत्वाकर्षण की। और किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपना भार ज्यादा जनाई पड़ता है, जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो भार बहुत ही कम जनाई पड़ता है। और अगर लिफ्ट का जो तार है अगर वो सपोज दैट ये टूट जाए, ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्ति का जो भार है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है लिफ्ट के टूटने की स्थिति में। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि व्यक्ति को अपना भार प्रतीत ज्यादा होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। नेक्स्ट हमारा, लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है डियर, तो वो लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है कि उसकी जो कालावधि है वो कितनी है।
लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती हैं, क्यों? तो क्योंकि लोलक की जो लंबाई है वो गर्मियों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से जो है उनकी जो लोलक की जो लंबाई बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, घड़ियां जो है उनकी जो स्पीड हो जाएगी, कालावधि हो जाएगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा डियर? तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसका जो लोलक की स्थिति है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक पेंडुलम बड़ी तेजी से गति कर रहा है। गति कब पेंडुलम जो है कोई भी किस मौसम में सबसे तेजी से गति कर सकता है डियर? तो वो है शीतकाल में, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जब उसकी लंबाई छोटी होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शीतकाल में। बहुत ही नियरेस्ट है। 2 से 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं डियर आज के सेशन के। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी दोस्त हैं सबको इसमें इन्वाइट कीजिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है डियर? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर इतनी स्पीड से किसी भी वस्तु को फेंका जाता है तो वो हमारे अंतरिक्ष या गुरुत्वीय त्वरण को बाहर चीर करके बाहर निकल जाएगी, वो वस्तु कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? याद रखिएगा, वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पलायन वेग तो 11.2 है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वापस तो आनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर आके गिरेगी। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, उसका कारण है क्योंकि इस पर जो है गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके जो वर्ग माध्य मूल जो वेग होता है उससे कम होता है। पलायन वेग अगर कम होगा तो इसका मतलब है वहां से जितने भी अणु हैं उनका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पलायन कर जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी वस्तु वहां पर वायुमंडल जो है उपस्थित नहीं रह पाता या उनसे बंधा नहीं रह पाता। तो ये हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर। टॉपिक था ध्वनि यानी साउंड। ठीक है, साउंड से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूरे 20 साल के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया इस सेशन में सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, जितने भी दोस्त हैं सबको एक बार सेशन में जितने भी लोग हैं मोस्ट वेलकम, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।